नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हम सबके चारों तरफ मौजूद है, भारत की अद्भुत जैव विविधता। हमारा देश सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि अनगिनत इकोसिस्टम्स का एक जीता जागता महाद्वीप है। आज हम ये समझेंगे कि कैसे भूगोल, जलवायु और हमारी प्रकृति मिलकर इस शानदार प्राकृतिक वनस्पति का निर्माण करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति मतलब वो पेड़ पौधे जो बिना किसी इंसान की मदद के अपने आप उगते हैं और जिन पर लंबे समय तक हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे अक्षत वनस्पति भी कहा जाता है। तो चलिए अपनी इस यात्रा की शुरुआत सीधे एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़े से करते हैं। 90,000। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। भारत में जानवरों और विभिन्न प्रकार की मछलियों की लगभग 90,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक पक्का सबूत है कि हमारा ये देश जीवन से कितना भरा हुआ है। अब इतनी बड़ी संख्या को देखकर दिमाग में ये सवाल आना बिल्कुल लाजमी है कि आखिर प्राकृतिक विविधता का इतना विशाल स्तर हमारे देश में कैसे संभव है। मतलब इसके पीछे का साइंस क्या है? आखिर वो कौन से भौगोलिक तंत्र हैं जो इतनी बड़ी मात्रा में जीवन को फलने फूलने का मौका देते हैं? सिर्फ हैरान होने से तो काम नहीं चलेगा ना, हमें इसके पीछे के कारणों को समझना ही होगा। तो आज के हमारे इस सफर में हम इन मुख्य चीजों पर गौर करेंगे। सबसे पहले भारत की विशाल जैव विविधता, फिर इसके पीछे के पर्यावरणीय तंत्र, उसके बाद वनस्पति के 5 प्रकार, फिर अद्वितीय वन्यजीव और अंत में इन्हें बचाने के हमारे संरक्षण के प्रयास। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत की विशाल जैव विविधता की। आपको शायद पता हो कि हमारा देश दुनिया के 12 मुख्य जैव विविधता वाले देशों में से एक है। अगर हम सिर्फ पेड़ पौधों की बात करें ना, तो भारत में लगभग 47,000 अलग अलग प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं। इसी भारी विविधता की बदौलत हम पौधों के मामले में पूरी दुनिया में 10वें और एशिया में चौथे नंबर पर आते हैं। और यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि इसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा उसी अक्षत वनस्पति का है, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। अब जरा वैश्विक स्तर पर भारत का असर देखिए। पूरे विश्व के कुल फूलों के पौधों का 6% हिस्सा, यानी करीब 15,000 फूलों के पौधे सिर्फ हमारे यहाँ हैं। इसके साथ ही दुनिया की 12% मछलियाँ और 13% पक्षी भी इसी भूमि पर पाए जाते हैं। ग्लोबल इकोसिस्टम में भारत का ये योगदान वाकई कमाल का है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, यानी पर्यावरणीय तंत्र पर। आखिर ये सब मुमकिन कैसे हो पाता है? देखिए, किसी भी जगह पर कैसे पेड़ पौधे होंगे, ये मुख्य रूप से 2 चीजों पर निर्भर करता है। पहला है धरातल, यानी वहाँ की जमीन और मिट्टी कैसी है। जैसे उपजाऊ और समतल जमीन पर हम अक्सर खेती करते हैं, जबकि ऊबड़ खाबड़ जमीन पर घने जंगल और घास के मैदान अपने आप उगाते हैं, जो वन्य जीवों का घर बनते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है जलवायु, जिसमें तापमान, सूरज की रोशनी और बारिश शामिल है। ये तो हम सब जानते हैं कि जहाँ बारिश ज्यादा होगी, वहाँ कम बारिश वाले इलाकों के मुकाबले हमेशा ज्यादा घने जंगल पाए जाएंगे। तो इसी जलवायु और धरातल के आधार पर हम भारत की प्राकृतिक वनस्पति को मुख्य रूप से 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। ये 5 प्रकार हैं: उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णपाती वन, कंटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और समुद्री तटों वाले मैंग्रोव वन। हर एक की अपनी अलग कहानी है। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। भारी बारिश हमेशा सघन वनों का आधार होती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उन इलाकों में होते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से ज्यादा भारी बारिश होती है, जैसे पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार। यहां आपको आबनूस और महोगनी जैसे ऊंचे पेड़ मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिन्हें हम मानसूनी वन भी कहते हैं। ये भारत के सबसे बड़े हिस्से में फैले हुए हैं। ये वो इलाके हैं जहां 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है। सागौन, साल और शीशम इसके मुख्य उदाहरण हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये पेड़ गर्मियों में पानी बचाने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अच्छा, अब सोचिए, जब बारिश बहुत कम होती है तब क्या होता है? भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों जैसे राजस्थान और गुजरात में, जहां 70 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, वहां प्रकृति खुद को माहौल के हिसाब से ढाल लेती है। पानी की कमी से निपटने के लिए यहाँ खजूर और नागफनी यानी कैक्टस जैसे कांटीले पौधे प्राकृतिक रूप से उगते हैं। ये प्रकृति के सर्वाइवल का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है।
और अब पहाड़ों और समुद्र की किनारों की ओर चलते हैं। पहाड़ों पर जैसे जैसे आप 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, तापमान गिरता है और आपको चीड़ व देवदार जैसे शंकुधारी वृक्षों वाले पर्वतीय वन मिलते हैं। इसके बिल्कुल उलट है मैंग्रोव वन, जो एकदम अलग माहौल में यानी समुद्री तटों और ज्वार भाटा वाले इलाकों में पनपते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के मशहूर सुंदरी वृक्ष इसी मैंग्रोव इकोसिस्टम का बहुत ही शानदार हिस्सा है। अब जब हमने इन खास जंगलों की बात कर ली है, तो जरा यहाँ रहने वाले कुछ अद्वितीय वन्यजीवों पर भी नजर डाल लेते हैं। विशिष्ट प्राकृतिक आवास कैसे विशिष्ट जीवों को अपना घर देते हैं, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है एशियाई शेर। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में एशियाई शेर सिर्फ और सिर्फ भारत के गुजरात में स्थित गिर के जंगलों में ही पाए जाते हैं? बिल्कुल, ये वन्य जीव अपने इन खास और सुरक्षित प्राकृतिक आवासों पर पूरी तरह से निर्भर करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज ये सब खतरे में है, इसलिए अब हम अपने आखिरी और सबसे अहम विषय पर आते हैं, संरक्षण के प्रयास। देखिए, इंसानों के हद से ज्यादा दखल और लालच की वजह से आज हमारे इकोसिस्टम का बैलेंस बुरी तरह से बिगड़ रहा है। हमारी कई प्रजातियां आज संकटग्रस्त हैं। इसी खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने वन्य जीवन की सुरक्षा के लिए एक बेहद कड़ा कदम उठाया था, भारत जीव सुरक्षा अधिनियम 1972। इस कानून ने शिकार को रोकने और जानवरों के प्राकृतिक घरों को बचाने के लिए एक बहुत मजबूत कानूनी ढाल दी। अगर हम मौजूदा आंकड़ों को देखें तो देश भर में वनस्पतियों और जीवों को बचाने के लिए एक विशाल ढांचा तैयार किया गया है। आज हमारे पास 18 जीव मंडल निचय यानी बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें सुंदरवन और नंदा देवी काफी प्रसिद्ध हैं। इसके साथ ही देश भर में 103 नेशनल पार्क और 535 वन्य प्राणी अभ्यावन बनाए गए हैं। हमारी अक्षत वनस्पति और वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रयास है। आज की हमारी इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक बहुत ही गंभीर और सोचने वाला सवाल छोड़ना चाहता हूँ। अगर इस धरती से सारी वनस्पतियां और जानवर गायब हो जाएं, तो क्या इंसान जीवित रह पाएगा? क्या बिना प्रकृति के हम अपने भविष्य की कल्पना भी कर सकते हैं? ये पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण सिर्फ जानवरों या पेड़ों को बचाने के लिए नहीं है, ये अंततः हमारे खुद के वजूद को बचाने की लड़ाई है। इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।